ये मोदी सरकार आने के बाद बजट बनाने की प्रक्रिया में कुछ सुधार हुए हैं। एक तो मर्जर कि प्लान नॉन प्लान और रेल का जनरल बजट के साथ, और दूसरा टाइम के अंदर भी कुछ फर्क करने की बात हो रही है कि अब तक जो बजट हम लोग फेब्रुआरी के लास्ट वीक में प्रेजेंट करते थे उसके बदले 1 फरवरी को ही प्रेजेंट कर दिया जाए, और दूसरा कि अपना फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है उसको बदल के 1 अक्टूबर, 1 नवंबर या 1 जनवरी किया जाए। इस प्रकार की चर्चा चल रही है, कमेटी बनाई गई है। अब इन सभी रिफॉर्म्स के अंदर ये रेल बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज करेंगे, वो बात मैं प्रीलिम के दौरान बजट इकोनॉमिक सर्वे 165 पार्ट 7 के अंदर कर चुका हूँ, आप वो देख लेना। बाकी के 3 जो ब्लू बॉक्सेस हैं वो आज हम एक एक करके देखेंगे। एज यूजुअल अपना फॉर्मेट ये है, स्क्रीन पे प्रश्न देखेंगे, आप वीडियो पॉज करें, उसके जवाब लिखें, फिर मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा एंड वी विल सी द मॉडल आंसर। पहला प्रश्न कि ये जो सरकार ने प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को मर्ज कर दिया उसके पीछे उनकी क्या रैशनल है, क्या मंशा रही है। क्या आपको ये लगता है कि रेवेन्यू और कैपिटल प्रकार के क्लासिफिकेशन से बजट बनाया जाए तो वो पर्याप्त है? ये समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न, ये जो केंद्र सरकार ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले जो फरवरी के चौथे वीक में प्रेजेंट करते थे उसके बदले एडवांस करके 1 फरवरी को प्रेजेंट करने का निर्णय क्यों लिया है, चर्चा कीजिए। और तीसरा प्रश्न, भारत का फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है उसको बदल देना चाहिए, ऐसे जो सुझाव आ रहे हैं उसके अंदर कुछ मेरिट्स है कि क्या, आप इसका भी परीक्षण कीजिए। सो पॉज द वीडियो, राइट द आंसर्स एंड कम बैक। वेलकम बैक दोस्तों, आई होप आपने जवाब लिखे हैं। एक एक करके टॉपिक देखते हैं। बजट को क्लासिफाई करने का एक तरीका ऐसा है कि एक तरफ हो रेवेन्यू पार्ट जिसके अंदर रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, और दूसरी तरफ हो कैपिटल पार्ट उसके अंदर भी रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। अब ये पूरा इंटरनल क्लासिफिकेशन वो मैं प्रीलिम के दौरान पढ़ा चुका हूँ, ये वाले कोड के वीडियो में आप देख लेना। तो एक तो ये तरीका है बजट का रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल। एक और भी तरीका है क्लासीफाई करने का कि एक तरफ आप लिख दो टोटल रिसिप्ट, कुल आवक, वो रेवेन्यू की भी हो सकती है, और वो रेवेन्यू में देयर विल बी 2 सब टाइप कि टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स वाले में होगा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इस नॉन टैक्स में होगा प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सर्विसेज, ग्रांट से जो पैसा आया। और ये रेवेन्यू तो उसके सामने कैपिटल भी, कि कैपिटल रिसीव मतलब आवक कहाँ से होगी, या तो उधारी से आप जो पैसा लेके आए भारत के अंदर से मतलब इंटरनल, बाहर से तो एक्सटर्नल, या बिना उधारी के पैसा लेके आए जैसे कि लोन का रिकवरी हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट, आपने निगमों के शेयर बेच दिए और हाथ में कुछ पैसा आया। सो लाइक दैट यू विल क्लासीफाई ऑल द टोटल रिसीप्ट विद इन रेवेन्यू एंड कैपिटल। उसके सामने तो आप समझिए यहाँ पर प्लान नॉन प्लान टाइप का रिसीव नहीं होता है। प्लान नॉन प्लान वाली बात आती है केवल एक्सपेंडिचर खर्चे के अंदर। खर्चे 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब इनके भी इंटरनल कंपोनेंट में रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस प्रकार से ये चलेगा। ये जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो किसे बोलते हैं? केंद्र सरकार की खुद की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो खर्चा करने के लिए पैसा दिया जाए, या फिर कि राज्य सरकार की खुद की पंचवर्षीय योजनाओं में मदद के लिए जो पैसा दिया जाए, ऑल ऑफ दैट विल बी काउंटेड अंडर दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बाकी का जितना खर्चा बचा दैट विल बी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रूटीन भी बोल सकते हो, कमिटेड एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। तो अब प्रश्न कि ये प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन वो खराब क्यों है? सबसे पहला कारण इंक्रीमेंटलिज्म। मान लो पिछले वर्ष बजट में ये लिख के आया हेडलाइंस में कि 12 लाख करोड़ रुपए प्लान एक्सपेंडिचर में अलॉट किए गए हैं, तो इस साल के बजट में सरकार पे ये दबाव होगा कि 12 लाख से बड़ा आंकड़ा दिखाए, वरना ये विपक्ष वाले, मीडिया वाले वो उसका मुद्दा बना देंगे। सो देयर इज इंक्रीमेंटलिज्म, हर साल अच्छा हो कि ना हो प्लान आउटले में पैसा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ये दिमाग से लोग काम करते हैं। सेकंड, ऐसा करने पर जो पिछली बार में आपने जो भी बिल्डिंग, रोड वगैरह बनाए थे एसेट्स, उसको रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसका सर्विसिंग करने के लिए पैसा कम अलॉट किया जाता है, बस कि नया नया जो बना है दैट इज कंसिडर गुड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंटलिज्म टू ग्रैब हेडलाइंस, द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द ओल्ड एसेट्स आर रिकंस्ट्रक्टेड, आर नेग्लेक्टेड। सो अल्टीमेटली अपना आउटलेट तो बढ़ते जाता है कि इतना करोड़, उससे ज़्यादा इतना करोड़, उससे ज़्यादा इतना करोड़, हर साल हम बढ़ाते रहते हैं, बट दैट इज नॉट गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू आउटकम्स। रिजल्ट हमको फिजिकल हाथ में कुछ दिखता नहीं है। और साथ ही साथ राज्यों को भी बहुत इससे नाराजगी है, क्योंकि उनको भी अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो ऊपर से पैसा ये प्लान एक्सपेंडिचर में दिया जाता है, दे आर टाइड अप फंड्स। वो केंद्र सरकार नक्की करे उस प्रकार की पॉलिसी प्रायोरिटी स्कीम के ऊपर, और वहाँ पर भी कॉस्ट शेयरिंग की 90-10 वगैरह होता है। नाउ सपोज उत्तर प्रदेश के अंदर
सभी राज्यों को ये बोला गया केंद्र सरकार ने कि मिड डे मील या सर्व शिक्षा में इतना पैसा हम आपको देंगे 90-10 या कोई भी हिसाब से फॉर क्लास 1 to 8। लेकिन मान लो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर बच्चे प्राथमिक नहीं माध्यमिक स्कूलों के अंदर हैं और वहाँ पर अखिलेश की ये इच्छा है कि वो हाई स्कूल के सभी बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट दे, देन ही कैन नॉट डू, क्योंकि वो पैसा उसके डिस्क्रिशनरी में नहीं है, वो तो टाइड अप फंड है कि क्लास 1 से 8 वालों के लिए इस्तेमाल करना है। सो देयर प्रॉब्लम इज कि ये प्लान एक्सपेंडिचर वाले के चलते द फंड्स आर टाइड अप एंड कॉस्ट शेयरिंग का पूरा जो चीज़ होता है हमें नहीं भी करना तो भी उसके अंदर जुड़ना पड़ता है। खैर इस समस्या से तो YV रेड्डी 14 फाइनेंस कमीशन ने उनको निजात दिला दिया कि अखिलेश आप मुझे खून मत दो, लेकिन मैं आपको आज़ादी दूंगा फ्रॉम दिस टाइड अप प्लान एक्सपेंडिचर फंड। याद करो 14 फाइनेंस कमीशन में क्या है, अनकंडीशनल फॉर्मूला बेस्ड ट्रांसफर्स, ठीक, आपके राज्य का क्षेत्रफल कितना है, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट कवर वगैरह वगैरह, उस हिसाब से आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा और आपकी जो मन मर्जी हो इस प्रकार से आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बना के खर्चा करो। सो बिकॉज ऑफ दैट सिंस 14 फाइनेंस कमीशन इंक्रीज द टैक्स डेवोल्यूशन फ्रॉम 32% टू 42% और जो अनटाइड फंड्स दिए गए, तो आप देखिए कि ये सामने अब केंद्र सरकार कोई नोट छापने की मशीन तो चला नहीं सकती, तो अगर इस प्रकार से अनटाइड फंड ज़्यादा देने हैं तो जो प्लान एक्सपेंडिचर वाला जो आउटले है वो धीरे धीरे पहले से ही कम होने लगा है। तो अब वो मुद्दा रहा ही नहीं कि इंक्रीमेंटलिज्म की हम हेडलाइंस ग्रैब करें, वो अपॉर्चुनिटी सरकार के पास बची नहीं। और साथ ही साथ ये मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने तो प्लानिंग कमीशन को ही डीकमीशन कर दिया और उसके बदले नीति आयोग लेके आए और अपना 12th 5 ईयर प्लान वो इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में खत्म होगा, मतलब 31 मार्च 2017 को वो इट विल एंड। और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद क्या करना है, क्या अपनी प्लान प्रायोरिटी रहनी चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। सो बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट्स ये प्लान आउटले का कोई मतलब नहीं रहा, प्लानिंग कमीशन का कोई मतलब नहीं रहा, राज्यों को उनकी पंचवर्षीय योजना में मदद करने वाला कोई फंडा नहीं रहा। तो गिवन दिस कंसिडरेशन ये प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन बेस था वो सरकार ने रद्द कर दिया है। आपने वही प्रश्न का एक दूसरा सब क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है कि रेवेन्यू एंड कैपिटल क्लासिफिकेशन इट इज सफिशिएंट? तो जवाब है हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 ये कहता है कि भाई हर नए वित्तीय वर्ष के लिए आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा रखवाना है और वहाँ ये भी शर्त है कि जो रेवेन्यू टाइप के खर्चे हैं वो अलग से दिखाने पड़ेंगे। तो क्या प्लान रेवेन्यू कैपिटल क्लासिफिकेशन वाला बजट आप प्रस्तुत करें उसमें ये शर्त का पालन होता है? क्या रेवेन्यू खाता अलग से दिखाया जाता है? आंसर इज राइट। तो मतलब ये शर्त का पालन करता है। फाइनेंस कमीशन केंद्र सरकार के टैक्स में से राज्यों को कितना पैसा देना है वो सारा कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से करता है कि रेवेन्यू में केंद्र सरकार को कितना आता है, सामने राज्यों की अपनी राजकोषीय खात क्या है वगैरह वगैरह। सो फाइनेंस कमीशन को अपना जितना भी कैलकुलेशन करना हो, क्या उसके लिए रेवेन्यू कैपिटल क्लासिफिकेशन पर्याप्त है? हाँ पर्याप्त है। फिजल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने अपना फिजल डेफिसिट कम करना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम करना है, तो उसके सारे फॉर्मूला जो मैंने आपके प्रीलिम के वक्त पढ़ाए थे, क्या वो सारे फॉर्मूलों की रकम हमको ये रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल वाले बजट से मिल जाती है? जवाब है हाँ मिल जाती है। तो यहाँ पर भी पर्याप्त है। पहले ज़माने में राजीव इंदिरा के नाम पे 500,000 स्कीम रहती थी, तो फिर वहाँ पे थोड़ा मॉनिटर करना पड़ता कि भाई अच्छा ये प्लान टाइप का है या नॉन प्लान या क्या चल रहा है। अब के समय में ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये नीति आयोग के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान की कमेटी उन्होंने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो पहले जो दर्जनों थी उसको कम करके नाउ हार्डली 27-28 स्कीम्स आर लेफ्ट। और इतनी कम स्कीमों में भी अब उसका मॉनिटरिंग आसान है, वो रेवेन्यू कैपिटल से भी गिनती हो सकता है। प्लान नॉन प्लान टाइप का कुछ सोच के चलने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। एंड फॉर मॉनिटरिंग द एक्सपेंडिचर एंड अलॉटमेंट ऑफ दिस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सरकार ने एक ऑनलाइन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS ये बनाया है। तो ऊपर से केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा भेजा, वो डेटा एंटर हो जाएगा, राज्य उसको यूटिलाइज करेंगे, वो भी एंटर हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर रखना संभव है रेवेन्यू कैपिटल क्लासिफिकेशन से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलग अलग देशों से उनकी फिजल डेफिसिट और दूसरे आंकड़े मंगाती है फॉर क्रॉस कंट्री कंपेरिजन। तो वो लोग भी प्लान नॉन प्लान वाले नहीं, वो तो यही बोलते हैं मेरे को तो केवल रेवेन्यू कैपिटल क्लासिफिकेशन वाले आंकड़े ही आप दो। तो उनकी भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन और शर्तों का यहाँ पालन हो जाता है। सेम वे OECD वाले उनका सेक्रेटेरिएट क्रॉस कंट्री कंपैरिजन के लिए भी इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन मानता है और OECD के ज़्यादातर देश भी इसी प्रकार के क्लासिफिकेशन से अपना बजट बनाते हैं। सो प्लान नॉन प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल क्लासिफिकेशन इज सफिशिएंट
फॉर अकाउंटेबिलिटी के लिए सफिशिएंट है। वाई? क्योंकि आर्टिकल 112 की शर्तों का पालन हुआ तो अकाउंटेबिलिटी होगी पार्लियामेंट में आपकी। ट्रांसपेरेंसी के लिए भी पर्याप्त है। फाइनेंस कमीशन वाले इसी आंकड़े से लेके जो भी अलॉटमेंट करेंगे, तो अब ये कोई ममता बनर्जी या अखिलेश ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई और तमिलनाडु गुजरात को ज़्यादा पैसा मिल गया। ट्रांसपेरेंटली वो होएगा ही। सेम विथ थ्रिफ्टीनेस, कर कसर को भी प्रमोट करेगा, क्योंकि FRBM एक्ट के अंतर्गत हमने जो भी डेफिसिट काबू में रहनी है वो सारे आंकड़े यहाँ से हमको मिलेंगे और वो करना है। सो इट इज़ कंडक्टिव फॉर थ्रिफ्टीनेस। मॉनिटरिंग भी करना संभव है, केवल हार्डली 30 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और उसका ये PFMS पोर्टल से मॉनिटरिंग होगा। सेम वे इंटरनेशनल कंपैरिजन भी अपने लिए संभव है। सो ओवरऑल एफिशिएंट फिजिकल पॉलिसी मेकिंग के लिए ये रेवेन्यू कैपिटल क्लासिफिकेशन इट इज़ सफिशिएंट। बस इतना मुद्दा पर्याप्त है। अपना जवाब बनाते हैं कि सरकार ने प्लान नॉन प्लान को मर्ज क्यों किया और क्या आपको लगता है कि रेवेन्यू कैपिटल क्लासिफिकेशन इज सफिशिएंट। इंट्रोडक्शन कैसे करोगे? ओरिजिन प्रकार का ही दोगे कि ये प्लान नॉन प्लान टाइप का नेहरू गांधी के समय से चले आ रहा है। बॉडी में आप लिखेंगे कि सरकार ने क्यों मर्ज किया, और दूसरी बॉडी पैरा 2 में आप सिखाएंगे कि भाई क्या आपको लगता है रेवेन्यू कैपिटल इज सफिशिएंट। और कंक्लूजन क्या? एग्जामाइन प्रश्न था, मतलब कंक्लूजन में समरी नहीं करनी, हमने फाइंडिंग दिखाना है। तो फाइंडिंग क्या? यस कि हाँ ये रेवेन्यू कैपिटल अच्छा है और प्लान नॉन प्लान तो इरेलेवेंट हो गया था तो छोड़ दिया। करते हैं सबसे पहले ये प्रश्न का जवाब का इंट्रोडक्शन। तो ओरिजिन से करेंगे कि भारत के अंदर आज़ादी के बाद फ्रॉम 1951 हमने पंचवर्षीय योजनाओं का काम शुरू किया। एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वॉज क्लासिफाइड इनटू प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एज सच ये सिस्टम मेरे ख्याल से 87 से शुरू हुई या 67 वॉटेवर, लेकिन प्लान की शुरुआत तो 51 से ही हुई थी, तो ओरिजिन तो ऐसे ही बोल सकते हैं आप। अब इसके बाद इट इज़ डिजायरेबल कि आप एक चार्ट बना के वो दिखा दें कि भाई बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तरफ होता है टोटल इनकम, उसमें रेवेन्यू कैपिटल, और टोटल एक्सपेंडिचर इसमें होता है प्लान एंड नॉन प्लान। प्लान के अंदर दो होते हैं, केंद्र सरकार के खुद का पंचवर्षीय योजना और राज्य सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में मदद करने के लिए पैसा जो दिया। इस प्रकार से चार्ट बनाए तो आपने फिर ज़्यादा लिखा पट्टी करने की जरूरत नहीं होगी, इसमें एग्जामिनर समझ जाएगा। अब अपना बॉडी पैराग्राफ 1 कि भाई सरकार ने ये प्लान नॉन प्लान वाला जो एक्सपेंडिचर है वो क्लासिफिकेशन मर्ज क्यों कर दिया। क्योंकि एक तो हमने नुकसान देखा द मोटिवेशन टू इंक्रीमेंटलिज्म, हेडलाइन ग्रैब करने के लिए, और ये सब एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर, मीडिया वालों का ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया था कि बड़ा प्लान होगा तो मतलब ज़्यादा विकास होगा, बट इन रियलिटी जितना भी आउटले था उसके सामने आउटकम हमको देखने को नहीं मिलता था, बिकॉज द गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स वेर नेग्लेक्टिंग द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स। क्योंकि उनको ये लगता था कि ये पुरानी चीज़ों को मरम्मत करेंगे तो वो तो नॉन प्लान या रेवेन्यू प्रकार का एक्सपेंडिचर है, उसमें पैसा कम डालें, दूसरे प्लान में ज़्यादा डालें तो हेडलाइन हम ग्रैब कर सके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी ये चीज़ प्रमोट नहीं करती थी। याद करो अखिलेश को हाई स्कूल के बच्चों को लैपटॉप देना है, नहीं दे सकते थे। और उसके बाद ये YV रेड्डी का 14 फाइनेंस कमीशन, उन्होंने तो ऐसा ग्रेटर डेवोल्यूशन पैसा दे दिया नीचे अनटाइड फंड में, और उसके सामने 12 5-ईयर प्लान वैसे भी एंड हो रहा है और उसके बदले नीति आयोग आ गया। सो गिवन ऑल दिस कंसिडरेशन सरकार ने प्लान नॉन प्लान मर्ज कर दिया। सवाल का दूसरा बाकी, क्या आपको लगता है रेवेन्यू कैपिटल इज सफिशिएंट? तो बताइए कि हाँ आर्टिकल 112 IMF OECD इन सब ये सभी लोग मांगते हैं कि भाई रेवेन्यू कैपिटल क्लासिफिकेशन में दिखाओ। सो अकॉर्डिंगली अकाउंटेबिलिटी इज पॉसिबल, क्रॉस कंट्री कंपैरिजन इज पॉसिबल, FRBM और फाइनेंस कमीशन के कैलकुलेशन भी इस आंकड़ों से हो जाते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी भी पता हो जाती है, थ्रिफ्टीनेस इज डन, राइट, इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी संभव है। और क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का रिस्ट्रक्चरिंग हो गया है, सो एफिशिएंट मॉनिटरिंग पॉसिबल यूजिंग दैट ऑनलाइन पोर्टल। तो अब आप कंक्लूड कैसे करोगे? फाइंडिंग में ये दिखाना था कि हाँ अग्रीड गुड डिसीजन अच्छा है, करना चाहिए। सो थस द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तो जरूरी था ही और रखा है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट बट ऑल्सो एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर क्या, फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन एंड फॉर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए ये तो करना बनता है। द प्लान एक्सपेंडिचर हाउएवर हैज बिकम अ रेलिक ऑफ पास्ट, हमने समझा 14 फाइनेंस कमीशन एंड ये नीति आयोग के आने के बाद, एंड हेंस इट इज डन अवे विथ, इसलिए उसको छोड़ दिया। सो दैट इज आवर फाइंडिंग।